नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इसीलिए इसकी भूमिका भी लंबी होने वाली है। इस वीडियो में क्या नहीं होगा, इसमें पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी, वो अगले वीडियोस के लिए मैंने बचा रखी हैं। और इसमें एडिटिंग नहीं होगी कोई, इसमें सिर्फ फंबल्स या गैर ज़रूरी बातें ही काटी जाएंगी और इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी। लाइट वाइट की व्यवस्था भी आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत अच्छी नहीं है। जो मैं अभी तक स्टूडियो बना के उसमें पोस्टर वोस्टर लगा के पीछे तब मैं शूट करता था, वो भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि अब तक जितनी भी बार मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया है पोस्टर वगैरह लगा के पीछे, उसके 1 महीने के अंदर मुझे अपना ठिकाना बदल लेना पड़ा है और ये चीज़ पिछले 5 साल से चलती चली आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ऐसे ही जाने दिया जाए। और इस वीडियो में क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि पिछले 3-4 साल में मैंने बहुत अजीबोगरीब टाइम देखा अपनी ज़िंदगी के साथ में। काफ़ी कुछ देखा मैंने, प्रयोग किए नए नए रिस्क लिए और उनकी वजह से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरे ये साल रहे। और पिछले 4-5 साल में जो मैंने प्रयोग किया उनकी बात रहेगी। मेंटल इलनेस क्या होती है वो मैंने कायदे से पहली बार जाना, जिसको कहते हैं डिप्रेशन वगैरह, उससे कैसे जूझा मैं। और मतलब कि कई बार लोगों के सामने ऑप्शंस नहीं होते हैं, वो रोते रहते हैं और जाहिर सी बात है विक्टिम ही होते हैं, तो विक्टिम प्ले करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार लोग भगवान वगैरह पे टाल देते हैं कि जो कुछ किया है सब उसका किया हुआ है। इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं थोड़ा लॉजिकली सोचने वाला इंसान हूँ, रैशनल माइंड है, तो मैं उसके साइंटिफिक तरीक़ों में जाना चाहता था कि इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे इससे पीछा छुड़ाया जाए। फिर भी बहुत लंबा समय लग गया उससे निपटने में। तो वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी इस दौरान। एक और चीज़ मैं इस वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊंगा। एक YouTube चैनल ने मुझे बड़ी मदद की, मुझे सारी समस्याओं से निकलने में, बहुत सारा ज्ञान मेरे दिमाग में डालने में। तो उसके लिए भी लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, या जिसको जल्दी है वो सीधे लास्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के सत्य के साथ प्रयोग थे, वैसे मेरी अपनी ज़िंदगी के साथ प्रयोग थे और वो पिछले 5-6 साल से चलते आ रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा प्रयोग, तो वो मेरा इकलौता प्रयोग नहीं है। शरीर मेरा है, दिमाग मेरा है, आइडियाज़ मेरे हैं और काफ़ी हद तक फ़ैसले मेरे होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल मैं अकेले तौर पर नहीं हूँ। मेरा परिवार है जिसमें एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, उनको वो मेरे आश्रित हैं और उनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मेरे हर फैसले की कीमत उनको चुकानी पड़ती है। और मैंने इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में काम किया, वहाँ का जैसा अनुभव रहा वो सब भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। मेरे ये प्रयोग शुरू कहाँ से हुए? तकरीबन 5 साल पहले 2020 की शुरुआत में मैंने सोचा कि अब जॉब छोड़ते हैं मीडिया की और कुछ अपना करते हैं। उसी दौरान ये चैनल बनाया था। अजीब बात यह है कि मैं ये वाला वीडियो जो है इस चैनल के लिए नहीं, एक नया चैनल बना के उस पर शेयर करना चाहता था अपनी जीवन जर्नी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस बार भी मेरा आलस जीत जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन जीत जाएगा। इसलिए जो चैनल ज़िंदा है, चल रहा है, उसी पर इसको डालते हैं। बाकी बातें भी जिस पर मैं करता ही रहता हूँ और मुझे कोई लालच नहीं है कि इस पर हज़ारों या लाखों व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर 100 लोग भी देखते हैं और 2 लोग भी ऐसे किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उनको मेरी बातों से फ़ायदा महसूस होता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह की अब मुझे कोई ख़ास इच्छा रह नहीं गई है। उस रेड रेस से पूरी तरह से मैं बाहर आ गया हूँ। सोशल मीडिया पर जो भी चाहे वैलिडेशन हो, चाहे वायरल होने की ललक हो, इन सब चीज़ों से मेरा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं रह गया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी बात जो है, मेरी आवाज़, वो आप तक पहुँचे ज़रूर, क्योंकि ये कुदरत ने, नेचर ने बहुत कम लोगों के साथ को एक गिफ्ट दिया है कि वो जो झेल रहे हैं या जो वो देख रहे हैं, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसको बोल सकें या लिख सकें। नेचर ने मुझे ये थोड़ा सा बख्शा है कि भाई शब्दों के साथ खेलना मुझे आता है, तो क्यों ना मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करूं। मतलब कि अगर किसी को भी, एक भी इंडिविजुअल को इससे फ़ायदा हो जाए। अभी बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा कचरा आसपास फैला हुआ है और मैं वैसे ही वीडियोस बनाना जारी रखता
तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उससे पैसे भी आते हैं अच्छे खासे और पॉलिटिकल बकैती करते रहते हैं या किसी भी तरह की बकैती करते रहते हैं। लेकिन उसमें अब नॉनसेंस ज़्यादा हो गया है। मतलब ये है कि जिसके सामने रोज़ चैलेंज होता है ना कि कुछ मुझे बना के देना ही है, अगर हफ्ते में 1-2 बार बनाना है या कुछ और रिसर्च करके बनाना है तब तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी के सामने दबाव है कि रिसर्च भी कुछ नहीं करना है, पढ़ना लिखना भी कुछ नहीं है, लेकिन बोलना ज़रूर है रोज़, तो फिर बहुत सारा कूड़ा ही आएगा। प्रेशर अगर होगा तो क्या निकलता है प्रेशर से वो आपको मालूम होगा। तो मेरी ये यात्रा लगभग जो जीवन के साथ प्रयोग हैं शुरू हुए थे 5 साल पहले। मैंने मीडिया की जॉब छोड़ी, चैनल शुरू किया और मैंने ये सोचा था कुछ एक आध जगह फ्रीलांस बातें कर रखी थी मैंने देने के लिए वीडियोस वगैरह। तो सोचा था कि ये चलेगा तो जितनी मेरी कमाई है वो तो मैं कर ही लूँगा और मज़ा आता रहेगा। लेकिन एक मुसीबत उसी टाइम पे आ गई, कोविड नाम की, कोरोना आ गया और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, सब लोग कैद होके रह गए। और उसी के 4-5 दिन बाद, मतलब ये 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, उसके 5-6 दिन बाद एक रात मेरे पास फ़ोन आया मेरे छोटे भाई का कि गांव में जो मेरी मम्मी थी उनका निधन हो गया। और उस टाइम पे जितना बड़ा शोक वो था उतनी ही बड़ी तकलीफ़ ये थी कि भाई दिल्ली से गांव अपने कैसे जाया जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से मैं भागा उधर। खैर कट शॉर्ट करते हैं इस कहानी को। लॉकडाउन में जाने के बाद जो फ्रीलांस काम था वो सारा ठप पड़ गया, क्योंकि जो कंपनियां थी वो लोगों को निकाल रही थी, उन घाटे में जा रही थी, तो फ्रीलांस काम होने का कोई चांस ही नहीं था। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज था लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे इसमें, क्योंकि पिन वगैरह आता है कुछ अमेरिका से, तो वो आया नहीं था। पर उसके बाद ये चालू हुआ और इस सारी चीज़ों को मैंने बताया था उसी टाइम पे। मैंने व्लॉग चैनल भी शुरू किया था, व्लॉग जो बनाते हैं लोग, लेकिन 8-10 वीडियोज़ डालने के बाद मैंने वो चैनल बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अपने पर्सनल लाइफ की हर एक बात मैं पब्लिक फोरम पे शेयर नहीं कर सकता हूँ और एक चीटिंग भी नहीं कर सकता हूँ कि 12-13 घंटे 16 घंटे की रिकॉर्डिंग करके उसमें से बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स वाले 8-10 मिनट निकाल के उसको पब्लिक में पोस्ट कर दूं। वो भी एक तरह की चीटिंग ही है। और बहुत सारी चीज़ें जो एकदम नॉनसेंस हैं। भाई मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे बच्चे को चोट लग गई, पत्नी प्रेग्नेंट है, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जिससे जो ऑलरेडी सारी दुनिया देख रही है, हर किसी के परिवार में हो रहा है, उसको मैं बताऊं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो किसी के जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी मेरी बातों से। और दूसरी एक और वजह थी कि मैं बहुत हैपनिंग लाइफ नहीं थी मेरी, बहुत कुछ हो नहीं रहा था उसमें, और वो आज भी नहीं होता है। मतलब ये कि रोज़ घर से निकलना, कहीं घूमने चले जाना, या रोज़ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ट्रैवल करना, ये सब मेरे बस का था नहीं। और घर पे भी मेरे उतना चिड़ियाघर जैसा माहौल नहीं था कि जिसको मैं रोज़ाना पोस्ट कर सकूं, ये भी एक वजह थी। और एक और वजह थी मेरे लगातार वीडियोज़ ना बनाने की। मैं आज भी वो चीज़ फॉलो करता हूँ कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। तो बहुत दिन खामोश रहने के बाद मेरे समझ में आया कि अब ये बातें 1 to 1 मेरी और मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनसे होनी चाहिए। तो खैर गांव में अपने मैं फंस गया था। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। मेरी उम्मीदें घटते 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 ख़त्म होती जा रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब इसके बाद आगे क्या करना चाहिए। यूट्यूब में मुझे कोई ख़ास फ्यूचर दिखा नहीं। ये इसको मैं हमेशा कभी भी अपनी प्राइमरी इनकम का सोर्स या किसी भी तरह से इस पर डिपेंड होने का मेरा कभी मन नहीं हुआ, कभी इच्छा नहीं हुई और कभी मेरे लिए इतना रिलायबल नहीं रहा। इसको मैं हमेशा जैसे सोशल मीडिया के जिस आइडिया के साथ आया था ना, जैसे एकदम शुरुआत में फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह किस लिए होते थे, अपने फ़ोटोज़ डालने के लिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। फेसबुक था तो अपनी बातें कहने के लिए, लंबे पोस्ट लिखने के लिए। ट्विटर था कम शब्दों में अपनी बातें कहने के लिए। और इस मामले में मैं एकदम सही था, ये भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता तो है अभी भी कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया का स्वरूप चेंज हुआ है, मतलब शुरुआत में जैसे लोग पोस्ट करते थे, अब उस पर हर कोई कुछ ना कुछ बेचता ही दिखाई दे रहा है। अगर एंटरटेनमेंट भी कोई आज शुरू करता है, कोई फ़नी वीडियोस बनाना शुरू करता है, तो सिर्फ इसलिए कल उसको कुछ बेचना है लाके, चिप्स, साबुन या बॉडी प्रोडक्ट्स या कॉन्डोम वगैरह जो भी चीज़ें सब समझ लो आप, उसको बेचना ही है। इसी के लिए वो आज मेहनत कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इकोनॉमी का हिस्सा है और लोग उससे कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर उसके चक्कर में
नॉनसेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी, ये मुझे पता था पहले से, और मैं उसका हिस्सा बनना नहीं चाहता था। तभी नहीं बना, अभी भी नहीं बना। उसके बाद जब मैं गांव में ही था, उसी टाइम पर एक हादसा और हो गया, और फिर मेरा परिवार जो था, एक बेटी थी मेरी और पत्नी मेरी गांव में ही रह गई, और मैं नोएडा में आ गया। ये बात है जुलाई 2020 की। उसी टाइम पे मुझे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। एक फ़िल्म के लिए रोल ऑफ़र हुआ यशराज फिल्म्स से, और मैं गया उसमें। बढ़िया मुझे लगा था ऑडिशन वगैरह है, तो ऑडिशन वगैरह हुआ उसमें बाकायदे। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पता चला कि जो उसके डायरेक्टर हैं विजय कृष्ण आचार्य, विक्टर सर कहते हैं हम लोग उनको प्यार से, तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर देख रखा था। इतना ही यूज़ मुझे सोशल मीडिया का सबसे अच्छा लगता है कि इस पर आपको कोई भी कहीं से भी स्पॉट कर सकता है, खोज सकता है, अपने काम के लिए तैयार कर सकता है। और इस बात के लिए मैं विक्टर सर का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने एक बहुत अलहदा चीज़, जिस चीज़ का मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था, वो सपना पूरा कर दिया, और मैं झोला उठा के मुंबई चला गया। अच्छा, शहरों के साथ मेरी ये व्यवस्था रही है कि मैं कभी भी कहीं पर भी घूमने नहीं जाता हूँ। तभी मैं निकल पाता हूँ जब वहाँ पर मेरा काम पड़ता है। मुंबई जाने से भी पहले, सालों पहले से मेरे कई दोस्त वहाँ रहते हैं, एक आध तो बहुत नज़दीकी हैं, जो कहते हैं कि आओ यहाँ घूमो, मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। तो मैं प्लान हमेशा बनाता रहता था, पर मैं गया तभी जब मुझे वहाँ पर काम मिल गया, रोल मिल गया फिल्म में। हालांकि वहाँ तक जाते हुए मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैंने सुन रखा था फिल्म के बीच से लोगों को निकाल दिया जाता है, और ये वो दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में भरी हुई थी। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उस फिल्म में काम किया, 4-6 महीने उसकी शूटिंग चली, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। हालांकि उस टाइम पर भी कोरोना एकदम पीक पे था, और मुझे भी जकड़ लिया था उस टाइम पे, लेकिन मैं तैयार था उसके लिए। हालांकि वो फिल्म आने में बहुत देर लगा, शायद 2 या 2-2.5 साल लग गए। उसके बाद ये रिलीज़ हुई थी सितंबर 2022 या 23 में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिलीज़ होने की डेट भी मुझे याद नहीं है। उसकी क्या वजह थी वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मैं, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहा था, डिप्रेशन से, क्रॉनिक स्ट्रेस से। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनका असर कैसे पड़ता है हमारे दिमाग पे, ये सब भी मैंने उसी दौरान सीखा अपना रिसर्च करते हुए। उसको भी मैं आपसे साझा करूँगा। तो जब मैं फ़िल्म में काम कर लिया मैंने, और मुझे लगा कि भाई अब तो मुंबई आ गया है, सब अगला सुपरस्टार शाहरुख, सलमान, ऋतिक, सबको थोड़ा पीछे जाना चाहिए। नहीं मजाक कर रहे हैं। खैर, तो मुझे पता था कि यहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, और लोगों को 10-10 साल, 15-15 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, ये मैंने सोचा। फिर मैंने कहा कि यार, जब दिल्ली में मैं कोई काम कर ही नहीं रहा हूँ, तो क्यों ना चले मुंबई में ही सेटल हों, और दीवार में सर मारा जाए, देखा जाए क्या होता है। मैंने सर मारना शुरू किया मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए। बहुत सारे ऑडिशंस दिए मैंने, कई में रिजेक्ट हुआ, एक आध में सेलेक्ट हुआ, और जिनमें सेलेक्ट हुआ उसमें भी कहानी बड़ी ड्रामेटिक रही। एक रोल तो ऐसा था जिसमें सेलेक्ट होने के बाद मैंने इसलिए छोड़ दिया, पैसे तो कम थे ही। हाँ, मैं समझ गया क्या सोच रहे हो। उसके अलावा एक और समस्या थी कि जो आइडियोलॉजी मैं फॉलो करता हूँ वो उसके एकदम उलट थी। मतलब जिन चीज़ों को मैं सोचता हूँ कि ये बुराई है समाज पर या इंसान की, उसको वो एक भलाई के रूप में पेश कर रही थी। विलेन के किरदार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि विलेन का किरदार जो है वो ये दिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है, हीरो जीतता है। पूरी फिल्म में विलेन पीटता रहता है हीरो को, लेकिन आखिर में हीरो ही जीतता है। पर कई सारी फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें जो है बुराई जीत जाती है। अब इसमें भी मामला ये है कि मैं फॉलो चाहे जो करूं, नेचर ऐसा नहीं है। नेचर में क्या होता है कि उसको अच्छाई या बुराई से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर जो शक्तिशाली है वही जीतेगा, जिसके पास पावर है वही जीतेगा। ये सारी चीज़ें कि भैया इन्होंने ऐसा किया, आग मुँहते हुए हैं तो इनको सज़ा मिलेगी, कर्मा और ये सब कुछ नहीं, ये सब भरमाने की चीज़ें हैं। कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो फार्मूला है ना, वही काम करता है। जिसके पास जिस टाइम पे पावर है वही काम करती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो पूरी ज़िंदगी नंगा नाच मचा के रखते हैं,
उन्होंने कई कई देशों की पूरी जनसंख्या बर्बाद कर दी, तबाह कर दी। उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे, बड़े तानाशाह टाइप के लोग हुए, लेकिन कई बड़े आराम की मौत मर गए। कई लोग 100 साल की उम्र पूरी करके मरे। आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे महान भावों की आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये कर्मा वगैरह जो है ना, इस पे मेरा विश्वास नहीं है। और हाँ, वापस आते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री वाली यात्रा पर। तो एक्टिंग वाला जो मैंने ट्राई किया वो अभी तक चल रहा है। इसके अलावा मैं राइटिंग भी मेरी अच्छी पकड़ थी, तो मैं सोचता था कि इसमें भी करना चाहिए। उस दौरान मैंने एक सीरियल के डायलॉग्स लिखे और वेब सीरीज़, फिल्म के आइडियाज़ लिखे, पिच किए लोगों को। उनमें से भी कुछ बातचीत चल रही है अच्छी अच्छी जगहों पे, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस में। तो आई होप कि वो आएंगे अपने समय से। लेकिन इस सब के दौरान, इन सब चीज़ों से पहले बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा था। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हावी था। और उसकी सबसे बुरी चीज़ ये होती है, जैसे धार्मिक इंसान है तो उसको आप बहला सकते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, या फिर सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मर कटकी नाई। मतलब इस तरह की बातें आप कह सकते हैं कि वही ऊपर वाला है जिसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन रैशनल आदमी जो होता है, जो लॉजिकल आदमी होता है, उसको इन बहानों से आप भटका नहीं सकते हैं, बहला नहीं सकते हैं। तो उसको साइंटिफिक प्रूफ चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इससे निकलने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है। इन सब चीज़ों के दौरान मैं रोध हो नहीं रहा था। मतलब कि मैं अगर परेशान था, पीड़ित था, विक्टिम था, तो भी मैं अपनी फैमिली के सामने था, अपने क्लोजेस्ट दोस्तों के सामने था। बाकी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। और फिल्म इंडस्ट्री में जो मैंने कदम रख दिया, उस टाइम पे एक और बड़ी चीज़ थी कि अपने घर में कमाने वाला मैं अकेला था। मेरा परिवार जो है पीछे बैक बहुत मजबूत नहीं थी। और फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग जो जाते हैं स्ट्रगल करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनको सपोर्ट कर सकता है। उनका ज़्यादातर मामलों में उनका पार्टनर जो होता है, चाहे किसी की वाइफ हो, किसी का हस्बैंड हो, वो काम कर रहा होता है, अच्छा अर्न कर रहा होता है, जिसके दम पर वो मुंबई में टिक पाते हैं, वहाँ पर काम कर पाते हैं। लेकिन लोग अपने इंटरव्यूज़ में ये सब बताना भूल जाते हैं। कुछ एक हम्बल लोग हैं जो इसके बारे में शेयर करते हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं या पीयूष मिश्रा हैं। इन सब लोगों ने ओपनली माना है कि उनके पार्टनर्स जो हैं, उन्होंने उनको संघर्ष के दिनों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ऑलमोस्ट उनका सारा बोझा अपने सर पर रखा। तो मेरे मामले में भी ये हुआ। मेरा भी समर्थन बहुत ज़्यादा हुआ घर से मेरे, और मतलब एक लास्ट एक्सटेंट जहाँ तक पहुँचा जा सकता है वहाँ तक मेरा सपोर्ट मुझे मिला। इस मामले में लकी रहा कि मेरी पत्नी ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। उसमें मेरे जो ये पागलपन वाले प्रयोग थे उनको बीच रास्ते में रोका नहीं। हालांकि समझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन मैंने कहा कि भाई ज़िंदगी एक ही बार मिली है और जवानी तो उसमें भी 4 ही दिन की है। तो बाद में 70-80 साल की उम्र में बैठ के अगर सोचेंगे कि यार ये मौका मिला था, ट्राई कर लिए होते तो आज हम कहीं और होते, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि चलो करते हैं इसको, और उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। उसके अलावा जो मेरे दोस्त थे, जो जिनके ऊपर मुझे भरोसा था, वो मेरे दोस्त तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं, और हमेशा मेरे सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। जिन लोगों को साथ नहीं होना था, जिन लोगों ने हेल्प नहीं की, उनसे पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ही नहीं थी। और दूसरी चीज़ एक ये होती है ना कि कहते हैं ना, बी काइंड टू एवरीवन। जिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, उनके लिए भी आपको काइंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना वर्जन सिर्फ देख रहे होते हैं, उसका वर्जन नहीं देख रहे होते हैं। हो सकता है हम दोनों के बीच में ऐसा गैप आ गया हो, हमने कभी कोई हेल्प मांगी हो, उन्हें नहीं कर पाए हो, उसके लिए उनका अलग वर्जन हो, किस वजह से वो साथ नहीं दे पाए। लेकिन हमने तो वहीं पर अपने कनेक्शंस काट लिए, पीछे हो गए, कदम पीछे खींच लिए, और हमको पता नहीं चला कि अगले के साथ क्या हुआ था, उसकी क्या मंशा थी, क्या नीयत थी, हमको पता ही नहीं चलता। और वहीं से सारे रिश्ते नाते बहुत पीछे छूट जाते हैं। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा तो उम्मीद का भार ही नहीं रखना है। हर जगह, हर दरवाजे पे नॉक करना है, लात मारनी है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा है तो मुंह फुला के नहीं बैठ जाना है, भाई ये तो मेरे साथ गलत हो गया, इस बंदे ने बहुत गलत कर दिया मेरे साथ। धोखे वाली चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, क्योंकि
धोखा वहाँ होता है जहाँ भरोसा होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ रहने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम उम्मीद, कम से, और भरोसा जो है ना वो किसी इंसान से ज़्यादा इंसानियत के नेचर पर होता है। जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे लोगों की प्रायोरिटीज़ बदलती जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो वो भी हुआ। और फिर उस डिप्रेशन के दौरान मैंने ये महसूस किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं आदमी को। क्रोनिक स्ट्रेस जो है, लगातार सोचते रहना, लगातार परेशान होना, ये एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ होती है। क्रोनिक स्ट्रेस दिमाग के उस हिस्से को स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, जितना ज़्यादा लंबा उसका असर होगा, जैसे 1.5-2 साल चलने वाला अगर क्रोनिक स्ट्रेस है, लगातार बने रहने वाली चिंता, परेशानी, तो दिमाग के उस हिस्से को निष्क्रिय कर देती है जिससे इंसान खुशी महसूस करता है। और यही डिप्रेशन की सबसे बड़ी पहचान है। उसमें लेथार्जिक होना, आलस आना, सुबह उठने का मन नहीं करना, काम पर नहीं जाना, कोई वजह ही नहीं समझ में आती, लाइफ वैसे भी मीनिंगलेस है और डिप्रेशन में और भी ज़्यादा वर्थलेस हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी से, खुशी गायब हो जाती है। चाहे जितनी बड़ी हैप्पीनेस आपके आसपास टहल रही हो, वो आप महसूस नहीं कर पाते। यही चीज़ जो थी, जो मेरी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उस टाइम पे मैं महसूस कर रहा था कि मुझे कुछ ख़ास असर नहीं पड़ रहा था उन सब चीज़ों का। मैंने सब कुछ करके देखा यार, मतलब ऐसा सपना था जो मेरा कभी ना देखा हुआ पूरा हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से इतनी बड़ी फिल्म आई, लेकिन फिर भी मैं उसको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाया, उस खुशी को। जैसे अंधेरा और कुछ नहीं है, उजाले की अनुपस्थिति है, मतलब उजाला नहीं है तो उसी को कहते हैं अंधेरा। उसी तरह दुख और कुछ नहीं है, खुशी की अनुपस्थिति है। जब आप खुशी महसूस ही नहीं कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ेगा। तो एक तो ये फ़िलासफ़ी जो होती है ना, फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने उस दौरान पढ़ी, फ़िलासफ़ी पढ़ी, साइंस पढ़ी, नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और फिर पता चला कि इसमें जो थेरेपी देने वाले लोग होते हैं वो भी, उनके पास भी सेट पैटर्न्स होते हैं, सवाल जवाबों का चिट्ठा होता है, आगे आपको देने वाले टास्क्स होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बहुत सारे जो इसके पेशेंट्स होते हैं उनको देख के बनाए जाते हैं। हमारे जैसे आदमी जो हर चीज़ में क्वेश्चन करते हैं और नेचर पर भी सवाल उठाते रहते हैं हमेशा, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं जब थेरेपी लेने गया था एक डॉक्टर के पास, तो वो जो चीज़ें मुझे समझा रही थी, मैं उसको उल्टा कुछ चीज़ें समझाने लगा तो उसने फिर से डांटा। हालांकि बहुत सारे लोगों के साथ होने लगा है और लोग, बाद में मैंने पता किया तो सबने कहा कि हाँ ऐसा ही होता है। पर मुझे लगा कि इस थेरेपिस्ट को भी थेरेपी की ज़रूरत है, इसको भी थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि थेरेपी कोई बुरी चीज़ है या उसको नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो वो लोग बताते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। और उसके अलावा जो वो दवाएँ देते हैं ना, वो साइंटिफिक होती हैं और उनसे वाकई में बहुत सारी मदद मिलती है। जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो आपकी कंडीशन के आधार पर तय होता है, जैसी आपकी हालत होगी उसके आधार पर दिया जाएगा। उस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही होती है। ज़िंदगी कहाँ जा रही है, दुनिया जाए भाड़ में, हमको कुछ करना ही नहीं है, अब तो सब ख़त्म है। तो इस टाइप के थॉट्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। उस टाइम पे अपने को लेके जाना, काम में लगाए रहना, बिज़ी रखना, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उस टाइम पे आदमी ऐसी गैर ज़रूरी आदतें पाल लेता है जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे सारा दिन रील्स देखना, 24-24 घंटे बैठ के सिनेमा देखना, कोई काम नहीं करना, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। और अगर उस दौरान आदमी किसी काम में नहीं लगा है, जैसे मेरे पास काम बहुत कम रहता था, कभी रहता था कभी नहीं रहता था, कभी मैं कभी डायलॉग लिख रहा हूँ, कभी कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खाली बैठा रहता था, टीवी देखा करता था, बहुत सारी चीज़ें करता था। तो खाली टाइम जो है ना, वो डिप्रेशन का दोस्त है, वो आपको एकदम तोड़ के रख देता है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ। और उसी टाइम पे मैंने साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में पढ़ा, इसको लेके डिप्रेशन कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसके असर को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत सारे आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, अपने डाइट में चेंज करके, लोगों को पता नहीं होगा कि डाइट में भी चेंज करके आप अपने जो दिमाग की खुशी है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस से लेके लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस, लंबे समय तक की खुशी के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। जैसे केला खाना,
वो आपको थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा खुशी दे सकता है। अच्छा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे ओमेगा 3 है ये पदार्थ जिसको कहते हैं, ये आपके लंबे समय के लिए खुशी बनाए रखने के लिए दिमाग में ये अच्छा काम करता है। और ये भी डिप्रेशन के टाइम पे लोग डॉक्टर्स भी देते हैं। और ये डाइट में भी होता है, जैसे अलसी के बीज हो गए या चिया सीड्स हो गए, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें होता है। इसके लिए अलावा सप्लीमेंट्स भी लोग लेते हैं ओमेगा 3 के। तो ये सब ज्ञान मुझे उसी यात्रा में पता चला। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पता चली, दवाओं के बारे में भी बहुत सारे पता चला जो डिप्रेशन से लड़ने में सहायक होती हैं। लेकिन दवाओं का मामला, मेडिकल वाला मामला जो है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। वो जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर सस्ते डॉक्टर बताते रहते हैं उनको भी मत देखना। मैं यही बता रहा हूँ कि मैं वो करने की कोशिश नहीं करूँगा, उसके लिए डॉक्टरी सलाह ही सही है। बाकी जो चीज़ें इंसान को खुश रखने के लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है डाइट अच्छी वाली, कचरा खाना बंद कीजिए और लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए। जो बुरी आदतें हैं, उस टाइम पे इंसान बहुत ज़्यादा बुरी आदतों से जकड़ जाता है डिप्रेशन के टाइम पे, उनको रिप्लेस कर दीजिए अच्छी आदतों से। एक्सरसाइज हो गया, रीडिंग हो गई, और क्वालिटी सिनेमा थोड़ी देर के लिए देखना हो गया, परिवार के साथ घूमना टहलना। तो इन सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, घर से निकलने का, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, लेकिन ये सब चीज़ें तब ज़रूरी हो जाती हैं करना। और जैसे ही आप वो जो चेन ऑफ इवेंट्स है ना डिप्रेशन में, जो एक के बाद एक ख्याल आते जाते हैं, उनको जब आप तोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं ना, तो वहीं से वो हार मानना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी उस दौरान में, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें सेटल हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें सेटल होने की राह में हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें मैंने सीखी, और वो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो की एक सीरीज़ को पूरा बनाऊँगा। अपने जीवन से जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आपसे साझा करूँगा, और वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होगी। आपको ये मान लेना, जो भी 100-200 लोग देखेंगे इस वीडियो को, वो सब ये मान के चलें। अब मैं उस चैनल के बारे में आपको बताता हूँ जिसने मेरी बड़ी मदद की, और मुझे जो किताबें वगैरह मैं बहुत कम पढ़ता था, उसकी उस पर समरी आने लगी, किताबें में बहुत दिलचस्पी जागने लगी, और उस पर कई सारी साइंटिफिक चीज़ें मैंने पढ़ी। जो वहाँ पर समरी सुनने के बाद मैंने किताबें खरीदी और पढ़ी, और यकीन मानिए एकदम दिमाग के किल्ले खुल गए। उस पर ही मैंने एक किताब पढ़ी थी, एक अमेरिका के न्यूरो साइंटिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीबन 30-35 साल से न्यूरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, न्यूरो साइंस पढ़ा रहे हैं। रॉबर्ट सपोल्स्की नाम है उनका। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिख रखी है, डिटरमाइंड साइंस ऑफ लाइफ विदाउट फ्री विल। बहुत ही शानदार किताब है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें साइंटिस्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये प्रूव किया है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आप सफल हुए हैं, असफल हुए हैं, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो आप तय नहीं कर सकते हैं। और आपके जो फ़ैसले हैं, जिनको आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने ये किया तो फिर आज ये हो गया, इस फैसले के बाद मैं यहाँ पहुँच गया, उनमें आपका रोल 0 सन्नाटा है। मतलब कि आप आज सुबह नाश्ते में कुट्टू के आटे का हलवा खाएंगे या आलू के पराठे खाएंगे, इससे लेकर आप घर खरीदने वाले हैं, नौकरी चेंज करने वाले हैं, या पूरी इंडस्ट्री चेंज करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, इन सब बड़े बड़े फ़ैसलों तक जो चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं, वो आपके जीवन में जो उस सुबह हुआ है, जो उस टाइम पे आपकी कैफियत है, उससे लेकर आपने शाम को क्या खाना खाया था, उसका आपकी बॉडी पर क्या असर हुआ है, उससे लेकर आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपकी परवरिश बचपन में कैसी थी, आपको पार्टनर कैसा मिला है, आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, किस फाइनेंशियल स्टेटस वाले परिवार में आप पैदा हुए हैं, वहाँ से लेकर किस समाज में, किस धर्म में, किस देश में आप पैदा हुए, किन परिस्थितियों में आप पैदा हुए हैं, और उससे भी पीछे हज़ारों लाखों साल पीछे मानव सभ्यता कैसी रही है, उन सब चीज़ों पर आपका वो छोटा सा फैसला जो है ना, पराठा या कुट्टू के आटे का हलवा खाना या नौकरी चेंज करना, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो कई सारी धार्मिक किताबों में भी इन चीज़ों का ऐसे ही जिक्र है। लोग भगवान को मानते हैं, मुझे लगता है कि सर्वशक्तिमान कोई वो वैसी चीज़ तो नहीं चला रही दुनिया को, लेकिन नेचर जो है वो वाकई यहाँ पर सर्वशक्तिमान है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लंबे समय में आपका क्या, कौन सा हादसा, कौन सा फैसला, कौन सा रास्ता, कौन से मंजिल पे ले जाने वाला है, ये बिल्कुल भी सब कुछ वक्त के हाथ में है, सब कुछ नेचर के हाथ में है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको
कर रहा हूँ कि बिल्कुल काम करना छोड़ दीजिए, सब कुछ करना बंद कीजिए, इसका ये मतलब कतई नहीं। जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि कुछ नहीं करेंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे। जो कर रहे हैं उसी से कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से, किसी भी रिश्ते से, किसी भी चीज़ से या नेचर से या रिश्तों से, किसी से भी कुछ उम्मीद लगा के मत रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टूट जाएगी। इसलिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से रूबरू कराने का मेरा मन था। इस नाउम्मीदी में जो उम्मीद है, इस होपलेसनेस में जो होप है ना, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उम्मीद है आपको इसमें से थोड़ा बहुत मिला होगा। हालांकि ये मैंने बहुत सारी जर्नी को एक में लाके जितना भी देर का वीडियो बना हो इसमें समेटने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें तो इसमें नहीं आएंगी, वो मैं आगे आगे आके बताऊंगा आपको। अगर कोई निराश है, परेशान है, हताश है अपनी ज़िंदगी से और कुछ बदलने की सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, तो परेशान ना हो। और मरने वरने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचो भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखोगे अपनी आंखों के सामने बदलते हुए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी और इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो नहीं आया है या कुछ आपके सवालात हैं वो इस वीडियो के नीचे पूछ लेना। जिनका संभव होगा उनका कमेंट में ही जवाब दे दूंगा या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो चेन मैंने शुरू की है वीडियोज़ की, ये आगे जारी रहेगी। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।